Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll be starting a new chapter that is legal and ethical aspect of advertising. Advertising is a non-moral force like electricity which not only illuminates but electrocutes. Its worth to civilization depends upon how it is used. First topic is introduction. Advertising is one of the means of mass communication along with other means of publicity, sales promotion and public relations. It means advertising is a very useful activity which provides various benefits to manufacturers, consumers, distributors, salesmen, society and economy. Without its services in communicating with public, many industrial and business firms would be forced to shut down. It means बिजनेस में एडवर्टाइजिंग का बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल होता है। अगर हम एडवर्टाइजिंग को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते तो मैक्सिमम बिजनेस फर्म्स आपकी बंद हो जाती हैं। इट मीन्स हम पब्लिक तक प्रॉपरली अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की जा सकती। इट इज़ रिगार्डेड एज मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट मीन्स जो एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव टूल माना जाता है, क्योंकि इससे जो कॉस्ट आती है वो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इसी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। बट advertising has been in the vertex of controversy of the many ills that it brings to society. It is accused of encouraging materialism and manipulating our behavior, generally contributing to the downfall of our social system. Hence, there comes a need for regulatory bodies. It means advertising के इतने benefit होने के बावजूद भी still advertising is criticized by experts on different grounds. इट मीन्स इन्हें जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग को, उसके रिगार्डिंग कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। लाइक ये माना जाता है कि एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टीजमेंट देते हैं वो अनट्रूथफुल होती है, उसमें कस्टमर्स को मिसलीड किया जाता है, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, जिससे वो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टीजमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं, जिस फॉर्म से वो एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करते हैं, उसमें वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही वल्गर फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। इट मीन्स एडवर्टाइजर्स अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते, जिससे सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। देन इतने बैड इम्पैक्ट पड़ने की वजह से ये एडवर्टीजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब इसे क्रिटिसाइज़ इतने ग्राउंड्स पर किया गया, देन गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि कुछ लीगल रेगुलेशन को बनाना चाहिए, जिससे एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल किया जा सके, कि जो एडवर्टीजमेंट्स बनाई जा रही हैं उन पर प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हमें एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस। हमने ये कहा कि एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ एडवर्टाइजिंग के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस क्या चीज़ होती है। Advertising regulation refers to the law and rules defining the way in which products can be advertised in a particular region. There are a number of laws and regulations that prohibit false and misleading advertisements. These have been enacted to protect the consumers from various forms of exploitation. It means advertising regulation का मतलब क्या है कि इसमें कुछ rules and regulations बनाए जाते हैं, जिससे एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर सके, किसी भी तरह से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट ना की जा सके, एडवर्टीजमेंट में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की जा सके, ताकि कस्टमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। तो एक्स्ट्रा कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड रेगुलेशंस इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के रेगुलेशंस की हमें रिक्वायरमेंट किन किन पर्पज़ के लिए पड़ती है। डिफरेंट पर्पज़ हैं आपके पास। द पर्पज़ ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज वुड बी टू मेक श्योर दैट एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स आर, जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आपकी ट्रूथफुल होनी चाहिए एंड फेयर टू कंज्यूमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स विद इन द बाउंड्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक डिसेंसी, to check excessive advertising, to protect consumers from unfair trade practices, to not degrade the dignity of women and aged persons in the society. Ads do not give birth to social evils and distorted culture. Do not supply underweight products. Ads do not affect any caste, religions, etc. इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही हैं, उन एडवर्टीजमेंट के अंदर जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएँ वो बिल्कुल ट्रू होने चाहिए।
इस ढंग से एडवर्टीजमेंट दी जाए कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। हमें एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर एडवर्टाइज़र बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दे रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जाए। कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेंस की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एडवर्टाइजर्स इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोडक्ट आपको सही प्रोवाइड हो, उसका वेट प्रॉपर हो, जितना वेट मेंशन किया जा रहा है उतना ही वेट प्रोडक्ट का आपको मिले, और इस ढंग से एडवर्टीजमेंट बनाई जाए जिसका किसी भी कास्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इट मीन्स कल्चर डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लीगल रेगुलेशंस ऑन एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग के अंदर किस किस तरह के लीगल रेगुलेशंस बनाए गए। Advertising that distorts the market by false or deceptive claims. These claims may induce consumers to purchase goods or services. एडवर्टाइजिंग में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और इन गलत क्लेम्स के थ्रू जो फॉल्स क्लेम प्रोवाइड किए जाते हैं या जो डिसेप्टिव क्लेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इन क्लेम से कंज्यूमर मोटिवेट होता है, देन कस्टमर इन्फ्लुएंस होकर के उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। बट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो ट्रू नहीं है। To protect consumers against such unfair trade practices, false and misleading advertisements continue to exploit the consumers. कस्टमर्स को इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए जो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कस्टमर को मिसलीड किया जा रहा है, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने कंपल्सरी हो गए हैं। इट मीन्स ये लीगल रूल्स को बनाना जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। It may take various steps, including case-by-case law enforcement to prevent false and deceptive advertising. जो आपके पास एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू कस्टमर्स को मिसलीड किया जाता है, उनसे कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सके अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि एडवर्टीजमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कई तरह के एक्ट पास किए, लाइक MRTP एक्ट पास किया गया, या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। ड्रग्स, इट मीन्स मेडिसिन से रिलेटेड एक्ट अलग से पास किया गया, वुमेंस एक्ट के लिए अलग एक्ट पास किया गया, या जो सिक्योरिटी सेल परचेज की जाती हैं उसके लिए अलग एक्ट पास किया गया। तो इट मीन्स गवर्नमेंट ने इन एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एडवर्टाइजिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के लीगल रेगुलेशंस बनाए, जिनमें फर्स्ट आपके पास लीगल रेगुलेशन आता है, लीगल रेगुलेशन ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। द टर्म अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेफर्स टू अ ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द सेल adopts any unfair method or unfair or deceptive practice which is prohibited by law. These are controlled by MRTP Act. It means कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जा रहा है, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि इस ढंग से प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाए, प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करने के लिए इस ढंग से प्रोडक्ट की प्रमोशन की जा रही है, जिसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो डिसेप्टिव वे से प्रोवाइड की जा रही है। इट मीन्स उसके अंदर ट्रू फैक्ट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, और अगर कभी भी कोई भी सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू या कस्टमर्स को मिसलीड करके प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो MRTP एक्ट के अकॉर्डिंगली अनफेयर माना जाता है। और अगर कोई भी प्रोड्यूसर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है या कस्टमर को मिसलीड करता है तो MRTP के थ्रू ही उसे कंट्रोल किया जाता है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, लाइक द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज, और फॉल्स फ्री गिफ्ट्स और प्राइस ऑफर्स, कि जो प्रोडक्ट जो सेल किया जा रहा है उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फ्री गिफ्ट्स जो दिए जा रहे हैं या जो प्राइस ऑफर्स आपको बताए जा रहे हैं वो गलत वे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी वजह से उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाना, या प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली क्लैरिफाई ना करना। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो फैक्ट्स आपके ट्रू ना होना, ये सब आपके लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं। और अगर इस तरह की कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर फॉलो की जाती हैं तो उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा वो MRTP के ही एक्ट इसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, यानी कि MRTP एक्ट इन सारी प्रैक्टिसेस के ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल करता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो आपको ट्रू फैक्ट्स ना प्रोवाइड किए जाने के कारण जो कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है उससे बचाने के लिए MRTP एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किस तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट इज फॉल्सी रिप्रेजेंट्स दैट द गुड्स और सर्विसेज आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कॉम्पोजिशन, स्टाइल और मॉडल। इट मीन्स
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो किस स्टैंडर्ड की है, किस क्वालिटी की है, क्या कॉम्पोजिशन उसके अंदर यूज़ किया गया है, या वो किस ग्रेड की है, इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अगर उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, या जो उसकी क्वालिटी है या जो उसकी क्वांटिटी है, अगर उसे हम काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, फॉल्स रिप्रेजेंट हम उसके अंदर फॉल्सी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, देन वो किसके अंदर कवर होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर। सेकेंड पॉइंट है, फॉल्सी रिप्रेजेंट्स एनी रीबिल्ड, सेकेंड हैंड, रेनोवेटेड, रिकंडीशनड और ओल्ड गुड्स एज न्यू गुड्स। इट मीन्स जो आपके पास ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ठीक करके नए प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, या उसे रेनोवेट कर दिया जाए और दिखाया जाए कि ये जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ये आपको न्यू प्रोडक्ट है। इट मीन्स लेकिन वो आपका जो प्रोडक्ट है वो ओल्ड प्रोडक्ट है। ओल्ड प्रोडक्ट को हम न्यू गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, देन इट मीन्स कस्टमर्स को चीट किया जा रहा है, यानी कि वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, represents that the goods or services have sponsorship, approval, performance, characteristics, uses or benefits which such goods or services do not have. It means प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है, जो उस प्रोडक्ट के यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के अंदर वो बेनिफिट्स नहीं, यानी कि वो आपकी करेक्टर उस प्रोडक्ट के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, यानी कि उस प्रोडक्ट से हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। इवन कि प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप के बारे में दिखाया जाता है, और ऐसे स्पॉन्सरशिप को दिखाया जाता है जो कि रॉन्ग स्पॉन्सरशिप है। तो इस ढंग से अगर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर होती है। मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस और ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसकी नीड के रिगार्डिंग, उसकी यूजफुलनेस के बारे में किसी भी तरह से गलत इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की जाती है, उसे फॉल्स वे से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन वो भी आपके पास कवर अप होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर। नेक्स्ट आपके पास, गिविंग एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट। इट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं किया गया, तब भी उस प्रोडक्ट के बारे में जो गारंटी वारंटी दी जा रही है, या उस प्रोडक्ट की लाइफ के बारे में जो बताया जा रहा है उसके बारे में कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं किया गया, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी अगर दी जाती है कि आपको जो गारंटी वारंटी दी जा रही है वो गलत आपको प्रोवाइड की जा रही है, इट मीन्स उसके अंदर कोई भी उसके अंदर लेबोरेटरी टेस्ट नहीं हुआ, तब भी उस टाइम पर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर हो जाता है। इट मीन्स किसी भी तरह से आपको इस ढंग से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करना जो कि उसके अंदर फीचर्स नहीं है, या जो उसके बारे में बताया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसके बारे में किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं है, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एड्स नॉट डिस्क्लोजिंग मटेरियल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स कई बार प्रोडक्ट के बारे में हम पॉजिटिव पॉइंट तो बता देते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के में इंक्लूड हो जाता है। इसी तरह कई बार एडवर्टीजमेंट में हम गवर्नमेंट सर्टिफाइड वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, और एक्चुअल में वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, तो उसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवरअप किया जाता है। या कई आपके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन प्रोडक्ट के बारे में नेचुरल वर्ड यूज़ किया जाता है या फैट फ्री यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी कोई किसी भी तरह की डिपार्टमेंट के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के थ्रू किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई, तब भी उस प्रोडक्ट के बारे में इस तरह के पॉइंट्स रखे जाते हैं, तो वो भी आपके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से कस्टमर्स को चीट किया जाता है, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये सब आपके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर हो जाते हैं। और अगर कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है, देन उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा वो MRTP एक्ट के अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड एक्ट है आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। In a developing economy like India, the consumer has been very much exploited because of unethical, illegal malpractices being adopted by the marketers. अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर कवर होता है। इट मीन्स जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। इसमें कस्टमर्स को मार्केटर्स के थ्रू या मैन्युफैक्चरर के थ्रू बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, या वो जो इसके अंदर एस्पेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो अनएथिकल होते हैं और इलीगल भी होते हैं। इट मीन्स जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के बारे में उसमें आर्टिफिशियल स्केर्सिटी दिखा दी जाती है, कि ये दिखाया जाता है कि मार्केट में उन गुड्स की शॉर्टेज है, लेकिन एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज नहीं होती, लेकिन आर्टिफिशियल स्केर्सिटी
दिखाई जाती है कि मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो चुकी है या प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन कर दी जाती है, उसके वेट को प्रॉपरली मेजर नहीं किया जाता, जो उसे मेंशन किया जाता है पैकेट पर, जो इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है, वो उतना प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रोडक्ट का नहीं होता, या जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, या जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड की गुड्स होती हैं, या आफ्टर सेल्स सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। आपको कहा जाता है कि प्रोडक्ट के बारे में आफ्टर सेल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। ये इन सब के अगेंस्ट अगर कभी भी कस्टमर को चीट किया जाता है, तो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट पास किया गया वो एक्ट था आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि अगर कभी भी कस्टमर्स को इस ढंग से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, या कंज्यूमर गुड्स में किसी भी तरह से अडल्ट्रेशन की जाती है, या आपको पुअर क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, या अंडरवेट गुड्स प्रोवाइड की जाए, या उसकी होर्डिंग कर दी जाए गुड्स की, तो कस्टमर्स ने अगर मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो वो किस एक्ट के अंदर लिया जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आज के टाइम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पर आपके पास कस्टमर्स के पास राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसमें 3 टायर्स आपके आपके पास लेवल्स बनाए गए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है। उसकी कस्टमर्स कभी भी कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहें तो किसी भी लेवल पर जाकर के कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके पास लोकल लेवल पर ही आपके पास ऑफिसेज बनाए गए हैं, जहाँ पर कि आप इस एक्ट के अंदर कभी भी कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी कोर्ट फीस। नेक्स्ट आपके पास थर्ड, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजिंग एक्ट 1954। इस एक्ट को जो पास किया गया, बेसिकली इसका पर्पस ड्रग्स के रिगार्डिंग था। इट मीन्स जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं एंड उन मेडिसिन्स के बारे में आप पब्लिकली मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसी के हिसाब से ही जो मेडिसिन है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द मेथड ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स ऑफ मेडिसिन की। एडवर्टीजमेंट जो दी जाती है मेडिसिन के रिगार्डिंग, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था 1954 में। इसका मेन पर्पस था टू प्रोहिबिट द एडवर्टीजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स विच आर सपोज टू होल्ड मैजिक क्वालिटीज़। इसमें इसका मेन पर्पस ये था कि इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं कि जो भी आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और आपको ये बताया जाता है कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके अंदर कैसी मैजिक क्वालिटीज़ हैं कि आप उससे ठीक हो जाएंगे। इट मीन्स आपको मिसगाइड किया जाता है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन के ऊपर बैन लगाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। एंड थर्ड इज टू प्रिवेंट सेल्फ मेडिकेशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग। इट मीन्स कि जो भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनका सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। द नेक्स्ट एक्ट है आपके पास इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986। ये एक्ट आपके पास किया गया था बेसिकली वुमेन्स को की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट्स। It also prohibits to depict vulgar picture and photographs in advertisement with degrade moral values. It means इस एक्ट को पास करने का मेन पर्पज़ ये था कि इसमें वुमेंस को की जो इमेज दिखाई जाती है वो बहुत ही गलत वे से प्रेजेंट की जाती है। इट मीन्स उनका जो लेवल दिखाया जाता है उससे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही डिग्रेड हो जाती हैं। उससे चिल्ड्रंस के ऊपर या यूथ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनके माइंड के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसे बेसिकली गलत माना जाता है। इस पर्पज़ के लिए इस एक्ट को पास किया गया ताकि वुमेन्स की जो इमेज है उसे डिग्रेड होने से बचाया जा सके और मॉरल वैल्यूज़ को डिग्रेड होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। इट मीन्स व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ प्रोडक्ट ही assumes he is receiving the correct quantity for the price he has paid. This law protects consumers in this way by stating that anyone who sells goods must supply the amount that he has claimed to have sold. This amount must correspond to the price he has named. It means इस एक्ट के अकॉर्डिंगली एक कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो ये मान करके चलता है कि जितना जो उसे क्वांटिटी मिल रही है
वो उसे प्रॉपर मिले जितना वो अमाउंट पे कर रहा है, यानी कि जितना अमाउंट पे किया जा रहा है उसके बदले में जो उसे क्वांटिटी मिल रही है वो उसे रीजनेबल क्वांटिटी उसे मिले। तो इस लॉ को इन्हीं कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया, जिसमें हमारा पर्पज़ ये होता है कि जो गुड्स की सप्लाई मिले कस्टमर्स को, वो जितनी पैकेट के ऊपर बाहर मेंशन की जा रही है उतनी ही उस पैकेट के अंदर उतनी क्वांटिटी अवेलेबल भी होनी चाहिए। यानी कि जितना उन्हें कहा गया है उतनी गुड्स की उनके पास सप्लाई भी होनी चाहिए जितना उसके अंदर मेंशन किया जा रहा है, और जितना वेट एंड प्राइस बताया गया है उतने ही वेट और प्राइस उन्हें अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। ये एक्ट बेसिकली आपसे रिलेटेड है इन एडवर्टीज जो पब्लिक इश्यूज किए जाते हैं, इट मीन्स जो शेयर्स डिवेंचर सेल परचेज किए जाते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। इट स्पेसिफाइज दैट एन इशू एडवर्टीजमेंट शेल बी ट्रूथफुल, फेयर एंड क्लियर एंड शेल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट विच इज़ अनट्रू और मिसलीडिंग। इट मीन्स जो भी इशू से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बिल्कुल ट्रूथफुल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए, किसी भी तरह से कस्टमर्स को चीट ना किया जाए। इसके रिगार्डिंग कुछ आपके पास प्रोविजंस बनाए गए। वो प्रोविजंस आपके पास क्या हैं? एड शुड डिस्क्लोज एटलीस्ट 3 years ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन अ कंपैरेटिव फॉर्म। इट मीन्स कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करना चाहती है या डिवेंचर जो भी पब्लिक इश्यूज इशू करना चाहती है, उसकी एडवर्टीजमेंट देते हुए 3 सालों की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, जिसमें कंपैरेटिव फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाए। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट की जा रही है 3 सालों की कंपैरेटिवली स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लैंग्वेज शुड बी इन सिंपल एंड नॉन टेक्निकल। इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो इन्फॉर्मेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है वो लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए, नॉन टेक्निकल होनी चाहिए कि हर पर्सन को इजीली समझ में आ सके। डिस्क्लोज रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए। एड ऑफ पब्लिक इश्यूज गिवन इन प्रिंट मीडिया। जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सारी प्रिंट मीडिया के थ्रू दी जाए, प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाए। स्पेसिफाई द नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रार फॉर दिस इशू। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिस रजिस्ट्रार के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, उस रजिस्ट्रार का नेम एड्रेस सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी जरूरी है। गिव अ डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर दैट ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैज़ बिन डिस्क्लोज। इट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो भी हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टर की डिक्लेरेशन होनी मस्ट है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है प्रोविज़न फॉर एड्स ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। इट मीन्स इससे रिलेटेड जो एड्स दी जाती हैं उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग देना जरूरी है, ताकि जो भी प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उस प्रोडक्ट का हेल्थ के ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है या क्या क्या उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में वार्निंग सिग्नल देना जरूरी है। ऑल एड्स रिलेटेड टू अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स मस्ट गिवन द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट कंजम्पशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज इंजurious टू हेल्थ एंड द टाइप size of this warning must be readable such as cannot be given in television। it means इसके अंदर स्टैट्यूटरी वार्निंग देना जरूरी है कि उस प्रोडक्ट का हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है, और जो इस टाइप की एड्स होती हैं उन्हें टीवी में देना भी अलाउड नहीं है। इट मीन्स इस तरह की जो एड्स हैं उनकी टीवी में एड नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट आपके पास नेम्स एंड एम्बल्स एक्ट 1950। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट the advertisement of any product should not show the name, photograph, emblems of certain organizations like UNO, national flags of any country, photo of president, prime minister। it means जो भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उस प्रोडक्ट में किसी भी प्राइम मिनिस्टर, किसी नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री, किसी प्रेसिडेंट या यूएनओ का नेम या फोटोग्राफ किसी भी तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर वो इस तरह के नेम्स को यूज़ करता है या कोई भी इस तरह का क्लेम करता है तो जो प्रोड्यूसर है उसके अगेंस्ट कभी भी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। Next, a provision for ads of multi-marketing plans. Some companies run their business through multi-marketing plans. In this plan, the member of the plan has to make more members for this plan. The ads for multi-marketing plans are banned in पब्लिक मीडिया। ये आपके पास इस टाइप की कंपनीज होती हैं जिसमें एक मार्केटिंग प्लान जो बनाया जाता है उसमें आपके पास ये प्लान्स आगे लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहता है। इट मीन्स इसके ऊपर ये बेसिकली इनकी जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, इसकी एडवर्टीजमेंट आपके पास पब्लिक मीडिया के अंदर बैन होती है। ये एडवर्टीजमेंट आपके पास
इस टाइप की होती हैं जिसमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन इजी आपके पास प्लान चलते हैं जिसमें जो मेंबर्स होते हैं प्लान के वो आगे फर्दर मेंबर्स बनाते हैं और जो नेक्स्ट न्यू मेंबर्स बनाते हैं वो आगे फिर उसके आगे फर्दर न्यू मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो ये प्लान इस ढंग से इसकी जो चेन है वो कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह की जो मल्टी मार्केटिंग प्लान्स होती हैं इनकी एड्स पब्लिक मीडिया में देना बैन होता है। इट मीन्स वो पब्लिक मीडिया के अंदर इस तरह की मल्टी मार्केटिंग प्लान्स के बारे में एड्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट आ गया कोड ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ऑन दूरदर्शन। द कोड ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ऑन दूरदर्शन विच वॉज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इन मई 1987। द कोड इंक्लूड्स 33 आपके पास बेसिकली जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं ये इसके अंदर 33 आपके पास डू एंड डू नॉट फॉर एडवर्टाइजर्स बताए गए हैं। इट मीन्स क्या किस तरह की एडवर्टीजमेंट आपको देनी है या किस तरह की एडवर्टीजमेंट आपको नहीं देनी है इसके रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं जिसमें इन्होंने बताया कि जो एडवर्टाइजर है वो जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी या नेशनैलिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एड्स के अंदर किसी भी तरह का आप नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी आप इस ढंग का कोई रिलेशन शो ऑफ नहीं कर सकते जिसका रिलेशन कोई रिलीजियन कोई पॉलिटिकल या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हो। इसमें चिट फंड या मनी लेंडर्स के रिगार्डिंग भी इसे एड्स नहीं दी जा सकती। चिट फंड या मनी लेंडर्स को प्रमोट नहीं किया जा सकता और वुमेन्स की इमेज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े इस तरह की भी एड्स को इसके अंदर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल ऑफ municipality over outdoor advertising. Municipalities have been given more powers to regulate outdoor advertising in their respective municipalities area. If municipal authorities find vulgar posters, banners on public places, then these authorities can remove such posters, banners and can take action against such advertiser. It means municipalities के पास right होता है कि outdoor advertising को properly वो regulate करते रहते हैं। अगर कभी भी municipal authorities को ये लगता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही हैं जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट की गई हैं उसमें जो पोस्टर्स लगाए गए हैं वो वल्गर पोस्टर्स हैं या जो बैनर्स यूज़ किए गए हैं वो पब्लिक प्लेस पर इस ढंग से प्रेजेंट किए गए हैं कि जो उन्हें लगता है कि ये करेक्ट नहीं है तो उस केस में इस अथॉरिटी के पास राइट होता है कि वो पोस्टर्स या बैनर्स को वहाँ से रिमूव करवा सकती है और उस एडवर्टाइज़र के अगेंस्ट कभी भी कोई एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है लीगल रेगुलेशन टोबैको एडवर्टीजमेंट्स। इट मीन्स इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है टोबैको से रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उसको उस पर गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। इट मीन्स किसी भी मीडिया पर इस टाइप की एडवर्टीजमेंट नहीं दी जा सकती। इवन कि कोई भी ऐसे ब्रांड को भी ब्रांड के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती जिसके बेसिस पर टोबैको एडवर्टीजमेंट की ऐड हो यानी कि वो प्रोडक्ट आपका प्रमोट हो तो उसके ब्रांड के बारे में भी एडवर्टीजमेंट नहीं दी जा सकती। इवन कि जो इसके अंदर एडवर्टीजमेंट अगर इसके बारे में जो अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है तो इसमें भी प्रोडक्ट के बाहर हेल्थ वार्निंग स्पेसिफाइड हेल्थ वार्निंग देनी जरूरी है जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या स्मोकिंग किल्स। इस टाइप की इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है जिससे कस्टमर्स को ये पता चल सके कि जो प्रोडक्ट वो बाय कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। अदरवाइज इस तरह की एडवर्टीजमेंट किसी भी मीडिया पर देनी बैन होती है और किसी भी ब्रांड के बारे में भी इंफॉर्मेशन ब्रांड के बारे में भी एडवर्टीजमेंट देनी बैन है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। इवन कि किसी भी फंक्शन को प्रमोट करने के लिए इस तरह की जो स्पॉन्सरशिप यूज़ की जाती है उसमें भी इन पर बैन होता है। किसी भी तरह से ये किसी भी फंक्शन को प्रमोट नहीं कर सकते उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकते किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है लीगल रेगुलेशंस ऑन टेली मार्केटिंग मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग। इसमें अगर कभी भी कोई मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन सब्सक्राइबर पर्सन है और वो ये चाहता है कि टेली मार्केटिंग कॉल्स जो मैसेजेस उनके पास आते रहते हैं अगर वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें इस टाइप की कॉल्स ना आए तो उसको अगर बंद करवाना चाहते हैं तो कंपनी को अगले 45 डेज़ के अंदर अंदर जब भी उन्हें रिसिप्ट मिली है डू नॉट कॉल मैसेजेस तो अगले 45 डेज़ के अंदर अंदर उन्हें ये सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी। अगर 45 डेज़ के बाद भी उनके पास ये मैसेजेस आते हैं या इस तरह की कॉल्स आती हैं तो इस टेली मार्केटर के अगेंस्ट टेली मार्केटिंग या फ़ोन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट कभी भी एक्शन लिया जा सकता है और उनके डिफ़ॉल्ट के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी सर्विसेज को डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।